नमस्कार। बेबाक में फिर साप्ताहिक बेबाक में आपके साथ सामने हाजिर हूँ। आज रविवार है और हम आज आपके सामने कुछ रोचक बातों पर चर्चा करेंगे। बेबाक लाइव में आपने हमें बहुत साथ दिया है, अभी तक दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बेबाक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसे और आगे बढ़ा सकें। आज फिर वही बात है, चुनाव। और चुनाव में कुछ ऐसी रोचक बातें आज बताना चाहूँगा कि जिसकी जानकारी लगभग लोगों को होनी चाहिए, वोटरों को होनी चाहिए। और वो है जिसके वोट से हम जीत कर आते हैं। हम करोड़ों के होते हैं और वो उसी तरह परेशान रहते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है, वो गरीब ही रह जाते हैं और गरीब के वोट से जीतने वाले अमीर हो जाते हैं। फिर हम आपको पहले चर्चा करेंगे कि जिस तरह से चुनाव में अब पहले चरण का चुनाव जिसमें 71 विधानसभा सीट हैं वो 28 अक्टूबर को होना है। तो उस पर किस तरह से कैंपेन की शुरुआत हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में अभी मैं आपको कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये जनता उसे तय करेगी और 28 तारीख का जो का मतदान होगा उसके बाद उसकी तस्वीर सामने झलक जाएगी, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे स्टार प्रचारकों का बिहार में आवागमन शुरू होने लगा है। हर एक दल के लोगों ने अपने अपने स्टार प्रचारक की घोषणा कर दी है, चाहे वो कोई दल हो, चाहे किसी दल का यहाँ बेस नहीं हो, वो चुनाव लड़ रहा है, वो भी अपने स्टार प्रचारकों को यहाँ भेज रहा है। हेलीकॉप्टर में करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं प्रचार के लिए, ताकि एक दिन में 5-6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी को कवर किया जाए। उसमें पैसे पूरे तरीके से बहाए जा रहे हैं। आज के खराब इकोनॉमी को देखते हुए ये पैसे बहाए जा रहे हैं। पता नहीं ये पैसे कहाँ से आते हैं। चुनाव की पहले के चुनाव के वनिस्पत ये बात सही है कि कोरोना काल के चलते जो कुछ गाइडलाइंस बने हैं उसके चलते खर्चों में कुछ कटौती जरूर हुई है। अभी लगता है कि सिर्फ हवाई जहाज़ और लोगों को वहाँ तक पहुँचाने की क्या व्यवस्था है, मंच तक लोग खुद आते हैं, मगर जिस तरह से पहले सज धज के सैकड़ों गाड़ियाँ की रफ्तार, काफिले, ये सारी चीज़ों का फिलहाल लगता है कि उसमें कमी आई है। जो लोग होटलों में रहते हैं उसमें भी थोड़ी कमी आई है। तो मिला जुला के ये जो प्रचार का जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव भी आया है, मगर नेता रुक नहीं रहे। मंच पर आसपास अगल बगल बैठे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, भीड़ों की रफ्तार, भीड़ काफ़ी संख्या में भीड़ है। तो ये सब अभी तक गाइडलाइन वो पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना का जो स्टेज है, आज ही आपको पता होगा कि पूर्णिया के एक आईजी थे विनोद कुमार, उनका भी निधन कोरोना के होने के चलते, कोविड-19 के चलते हो गया। ये आईपीएस ऑफिसर थे। इस तरह से कुछ मंत्रियों की मौत हुई, कुछ जर्नलिस्टों की मौत हुई। अभी तक कोरोना का भय है लोगों में, भले आप चुनाव के मद में चूर हैं और हजारों की संख्या में भीड़ जुटा रहे हैं अपनी मजबूती के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। ठीक है, 5 साल में एक बार चुनाव आता है। वैसे मैंने बार बार कहा कि चुनाव स्थगित हो भी सकता था। चलिए खैर, मैंने कहा होगा, आपको भी लगता होगा कि मैं बार बार चुनाव को स्थगित कराने की बात करता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत ज़रूरी है, मगर परिस्थितियाँ देखकर ही कोई काम होता है। अब जो स्टार प्रचारक के रूप में अब यहाँ पर जो कैंपेन करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार कैंपेनर अभी देश के, उनका कैंपेन के हो जाने से या उनका जो कैंपेन होता है उससे एनडीए की मजबूती बढ़ती है और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं लोग उनको सुनते हैं। पर अभी की क्या परिस्थिति है, अभी उनको लोग कैसे सुनेंगे? तो 23 अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार चुनावी दौरा शुरू है और 23 नवंबर से ही महागठबंधन के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी बिहार में मुखातिब हो जाएंगे और प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदाताओं से वोट मांगेंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे, अपने कार्यक्रमों को बताएंगे। बहुत तरह की बातें उन लोगों के मन में होगी जो उनको कहेंगे। अब जनता उसको कैसे लेती? 21 अक्टूबर से अभी जो चर्चित युवा राजनेता हैं रामविलास पासवान के पुत्र और अब एलजेपी के सुप्रीमो, चूँकि उनके पिताजी का निधन हो गया तो अब वो एलजेपी के सुप्रीमो हैं। भले उनके परिवार में कुछ परेशानी दिखती है उनके चाचा के साथ, आगे आने वाले दिनों में 21 या 22 तारीख को ये भी स्थिति का आकलन होगा, तो 21 तारीख से उनका भी चुनावी प्रचार शुरू हो जाएगा। उनका ये कहना है कि वो अब बीजेपी को हार नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ उनकी जो नाराज़गी है वो बार बार जेडीयू और नीतीश कुमार जी के साथ है। तो वो 21 तारीख से वो कैंपेन करेंगे। मगर एक बड़ी ज़बरदस्त बात आज उन्होंने की है कि जमुई से भाजपा की उम्मीदवार श्रेयसी सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पुत्री है और शूटिंग में कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को, वो उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। उसके बारे में चिराग पासवान ने बहुत स्पोर्टिंगली बात की और ये अभी भी बताया कि मैं बीजेपी से खिलाफ नहीं हूँ, मैं बीजेपी के उम्मीदवार को जिताऊंगा, वहाँ मेरा कोई उम्मीदवार नहीं होगा। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर ये कहा है कि श्रेयसी बहन को जिताइए। तो ये एक और मैसेज गया और इससे जनता दल यूनाइटेड के लोगों में इस बात की परेशानी होगी कि वो भाजपा के उम्मीदवार को जिताना चाह रहे हैं और उनका सपोर्ट भाजपा, तो उनका भी जो चुनाव प्रचार होगा वो भी देखने को होगा कि पिता के श्राद्ध कर्म के बाद उन किस तेवर में होते हैं। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उनके मंत्रिमंडल के जितने भी लोग हैं वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं और कैंपेन की वो सासाराम हो, बांका हो, वो अपने हिसाब से कैंपेन शुरू कर दिए हैं। और उसी तरह प्रतिपक्ष के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव ने भी लगातार मूवमेंट शुरू कर दिया है और उनके जैसे देखा जा रहा है कि उनके चुनावी सभाओं में भीड़ दिख रही है, जिससे हो सकता है कि कुछ बेचैनी उनके विपक्षियों को हो। मगर वो जो भीड़ दिख रही है, क्या वो भीड़ उनको उनके वोट को कन्वर्ट करा देगी? चूँकि पप्पू यादव भीम आर्मी के लोगों के साथ वो भी कैंपेन कर रहे हैं। इधर ओबीसी भी मुस्लिम कैंडिडेट और यादव कैंडिडेट भी दे रहे हैं, तो कहीं उनकी बेचैनी इधर भी होगी, क्योंकि हो सकता है कि ये वोट उनका ही कटे। अगर एलजेपी उनका वोट काटती है जेडीयू का, तो इधर भी कम परेशानी का सबब नहीं है। मगर जिस तरह से वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात बार बार कह रहे हैं, युवकों को शिक्षा की बात कर रहे हैं, और ये जितने भी युवकों को लुभाने वाली बात है वो कह रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं युवकों को अपने ओर
अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। अब आगे क्या होता है चुनाव में, नीतीश कुमार भी अपने कार्यकाल का सारा ब्यौरा दे रहे हैं। और अब जनता जो है वो चाह रही है, पहली बार बिहार में ये देखने को मिल रहा है कि वो जनता अब रोजगार चाहती है, जनता अब शिक्षा चाहती है, जनता अब स्वास्थ्य की बात करने लगी है। तो कहीं से कभी जैसे इन सब बातों से विधानसभा के चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि वो असर होगा। किसी ने कह दिया कि अगर फलां पार्टी आएगी तो कश्मीर से उग्रवादी, कश्मीर से आतंकवादी आ जाएंगे। कोई कह रहा है चिन्ना का फ़ोटो लेके, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा के चुनाव में कोई प्रभाव छोड़ने वाली है। विधानसभा के चुनाव लोकल इश्यूज़ पे होते हैं, सरकार के द्वारा किए गए कामों पर होते हैं, ये ना कि राष्ट्रीय मुद्दे पर होती है। न 370 का कोई वैल्यू होगा न कुछ भी। 370 की बात किसी ने कह दिया कि महागठबंधन को चाहिए, कांग्रेस को चाहिए कि 370 का मैनिफेस्टो में स्वागत करें। तो ये सब रिझा के मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा के चुनाव पर ये असर, ये नेशनल इशू है। अब प्रधानमंत्री क्या भाषण देते हैं, किस तरह के का संबोधन करते हैं, सबसे देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री का रुख चिराग पासवान के प्रति क्या होता है, चिराग पासवान के प्रति वो क्या कहते हैं। तो ये सारा चीज़ प्रधानमंत्री का जो 23 तारीख से दौरा है उस पर होगा। वैसे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि हम एलजेपी से छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो खुद हमसे अलग हुए हैं और हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। ये उन्होंने ये सब कहा है कि हम अलग नहीं होना चाहते थे और वो खुद अलग हुए हैं। तो कुछ न कुछ कड़ा स्टेप दिखता नहीं है। जैसे कहा जा रहा है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हमारे एनडीए के चेहरे होंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री के दौरे में और उनके संबोधन में साफ होगा कि वो चिराग पासवान के प्रति कितने नरम हैं या गरम हैं। उसी तरह राहुल गांधी को भी स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी। कितने मंचों पर वो तेजस्वी यादव के साथ अपने को साझा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं 370, भ्रष्टाचार, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, उन्हें भी कुछ लोकल इश्यूज़ पर बात करनी पड़ेगी। सरकार के द्वारा किए कामों की आलोचना करनी पड़ेगी कि क्या हुआ नहीं हुआ, तभी जाके इस पे कुछ बात बनेगी। इस तरह आप देख रहे हैं कि आज जैसे देवेंद्र फडणवीस भी भागलपुर आए हैं, इस तरह से बक्सर में कोई बड़े फिल्मी स्टार आ रहे हैं, मनोज तिवारी, राज बब्बर, ऐसे कितने लोग अब बिहार आएंगे। और बिहार में चुनाव 3 फेज का है, उस 3 फेजों में ये आवागमन होता रहेगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी होता रहेगा, राहुल गांधी का भी होता रहेगा, सोनिया गांधी भी आएंगी, लेफ्ट पार्टी के बड़े नेता भी आएंगे, ये सारे लोग आते रहेंगे। तो ये चुनाव स्टेट का है, इसका अगला नतीजा क्या होगा ये अब नहीं कह सकते। मैंने बार बार कहा है कि बिहार की राजनीति त्रिकोण है, जहाँ 2 कोण मिलता है उसका पलड़ा भारी होता है। इसलिए अब देखना है कि एनडीए कितनी मजबूत होती है, एनडीए फिर से सत्ता में आती है कि नहीं, ये आने वाले 3 फेज के चुनाव में आपको पता चलेगा। वैसे पहले फेज में वोटिंग परसेंटेज कितना होता है, गांव में कितना होता है, शहरों में कितना होता है, तो अभी ये बोल देना कि ये इनकी बढ़त है, ये नाइंसाफ़ी होगी और ये सही बात नहीं होगी। इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करता। पहला चरण का चुनाव जब हो जाएगा, वोट का रुझान देख के हम लोग आपको बता पाएंगे। मगर अब बिहार में चुनाव पूरे चरम पे है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। व्यक्तिगत आरोप भी लगने लगे हैं, पार्टी के भी आरोप लगने लगे हैं, आपस में मनमुटाव वाली स्थिति भी पैदा हो गई है। चुनाव जीतना है किसी तरह, मैं सरकार बनाऊंगा, ये हर लोगों की इच्छा में है। और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले से ही हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, पप्पू यादव भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं।
और ऐसे ना जाने 3-4 और लोग हों जो मन में मुख्यमंत्री का सपना देख रहे होंगे। तो बिहार में एक ऐसा चुनाव है जिसमें नीतीश कुमार के अलावा इतने मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में हैं। आज हम आपको बड़ा रोचक बात बताना चाहते हैं। ये रोचक मामला है कि हम चुनाव जीतते हैं अपने मतदाताओं की ज़िंदगी को संवारने के लिए, उस क्षेत्र की स्थिति को बेहतर करने के लिए, नौजवानों को शिक्षा देने के लिए, नौजवानों को नौकरी देने की व्यवस्था कराने के लिए। मगर जब चुनाव में नामांकन होता है और लोग अपने अपने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करते हैं तो पता चलता है कि उनसे बेहतर वो आम जनता और गरीब जनता के वोट को लेकर करोड़पति हो जाते हैं, और जनता जो है वहीं के वहीं रहती है, जनता ठगी रह जाती है। गरीब अनाज के लिए परेशान होता है, गरीब अनाज की भूख के बिना सड़कों पर उसकी मौत हो जाती है। हजारों मजदूर पलायन कर जाते हैं, पैदल 100 हजार किलोमीटर अपने घर पहुंचते हैं। और आज की जो हमारे नेता लोग हैं जो डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, ये डिक्लेरेशन है, और उसके अलावा कितनी संपत्ति होगी ये तो वो खुद जानते होंगे, मगर ऑन पेपर। तो आज मैं कुछ इसकी जानकारी कुछ अखबारों में भी दी जाती है, आपको वहाँ से भी मिल जाता है कि कौन किसने कितना एसेट अपना डिक्लेयर किया है। तो मैं बता रहा हूँ कि गरीब लोगों के चुनाव से वोट से जीत के आने वाले धन कुबेरों की संख्या कितनी तेज़ी से बढ़ी है, और वो कितनी तेज़ी से अमीर हुए हैं, और हम कितने तेज़ी से गरीब हो रहे हैं। ये देख के मुझे लगता है कि लोकतंत्र की ये परंपरा अच्छी नहीं है, इस पर तो अंकुश होना चाहिए। तो पहले चरण की चुनाव में 153 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें उनकी संपत्ति कम से कम 1 करोड़ से 53 करोड़ तक है। यानी मिनिमम 1 करोड़ है और मैक्सिमम 53 करोड़ की व्यक्तिगत संपत्ति है। पारिवारिक संपत्ति की बाद में चर्चा करूंगा। तो 1 करोड़ से 53 करोड़ दिखाई गई है जो सही है, वो दिखाए हैं उन्होंने, मैंने नहीं दिखाया, किसी अगल बगल के लोग नहीं दिखाया, उन्होंने शपथ पत्र में दायर किया कि मेरा इतना एसेट है। सबसे अधिक 29 धन कुबेर राजद में, राष्ट्रीय जनता पार्टी में सबसे बड़े अमीरों की संख्या जो है वो 29 है। दूसरे स्थान पर जनता दल भी कम नहीं है, उनकी संख्या 25 है, 4 कम है 7 मैदान में। वहीं 23 ऐसे उम्मीदवार एलजेपी में हैं जो धन कुबेरों की संख्या में थे। एलजेपी में रामविलास पासवान की पार्टी में 23 लोग धन कुबेर हैं, यानी करोड़ों के मालिक हैं। वहीं एनडीए में 27 और महागठबंधन में 42% लोग जो है उम्मीदवार वो करोड़पति हैं। करोड़पति नहीं है, सॉरी, वो करोड़पति नहीं है। सबसे कम किस आय जो आय है वो सबसे कम संपत्ति जो है वो है सुल्तानगंज के उम्मीदवार एसयूसीआई के नरेश दास, जिनकी संपत्ति 3,500 है, तथा अधिकतम जो है 80,000 वो करगहर के विधानसभा के बसपा उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह के पास है। अब राजद के 60%, एनडीए के 60%,
और महागठबंधन के 58% उम्मीदवार करोड़पति हैं। समझ गए आप कि हम चुनाव जीतकर जब आते हैं तो हमारी जो संपत्ति है अगर कम होती है तो हम करोड़ों में कैसे आते हैं, करोड़ों में आ जाते हैं, और कहाँ से हम पैसा लाते हैं, और हम जो वोट देते हैं तो हम गरीब कैसे रह जाते हैं। तो ये देखने वाली बात है। तो इसमें जो है अब पारिवारिक संपत्ति के बारे में थे, ये तो आपका है 53 करोड़ उनके पास है। अब पारिवारिक संपत्ति जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। नवादा के विभा देवी, राजबल्लभ यादव जो थे उनकी पत्नी, जो राजद की उम्मीदवार हैं, उनके पास 227 करोड़ की पारिवारिक संपत्ति, उससे ऊपर। अतरी विधानसभा से मनोरमा देवी जो जदयू की है, उनकी संपत्ति 86 करोड़ के, पारिवारिक संपत्ति 86 करोड़ है। मोकामा के अनंत सिंह जो पहले जदयू में थे अब राजद के हैं, उनकी संपत्ति लगभग 68 करोड़ से ऊपर की है। बरबीघा में गजेंद्र शाही हैं, जिनकी पारिवारिक संपत्ति 60 करोड़ 80 लाख से ऊपर की है। कटुम्बा से राजेश कुमार कांग्रेस के हैं, जिनकी संपत्ति 34 करोड़ 73 लाख से ऊपर की है। पालीगंज से जयवर्धन यादव जदयू के हैं, जिनकी संपत्ति 33 करोड़ 8 लाख 65 हज़ार करीब है। गोविंदपुर नवादा में पूर्णिमा यादव हैं, जो अब जदयू में हैं, नहीं जो जदयू में थी, उनका है 31 करोड़ 12 हज़ार से ऊपर। नवादा में कौशल यादव जदयू के हैं, उनकी संपत्ति 31 करोड़ से ऊपर। हिसुआ से अनिल शर्मा राज पार्टी के हैं, उनकी संपत्ति है 26 करोड़ से ऊपर। और झाझा से जो पहले मंत्री थे, पीएचडी और भवन निर्माण मंत्री थे, दामोदर रावत जदयू के, उनकी संपत्ति 25 करोड़ से ऊपर की है। तो ये जो संपत्ति का मैंने आपको ब्यौरा दिया, ये संपत्ति बढ़ती जाती है, और जो गरीब हैं, जो गांव में रहते हैं, जो उनको वोट देते हैं, उनकी संपत्ति उठती ही नहीं, उनकी संपत्ति होती ही नहीं। तो ये कौन सी परंपरा है कि आप इतने और बड़े शान से लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं कि मैं बहुत पैसे वाले हूँ। और अब आपको सबसे कम संपत्ति जिनकी है वो भी मैं बता देता हूँ। सुल्तानगंज से नरेश दास, उनकी जो SUCI के उम्मीदवार हैं, उनकी मैंने पहले बताया 3500। अनिल कुमार जापा के हैं 60 हज़ार। वीरगंज से मृत्युंजय सिंह है शिवसेना के 15 हज़ार। सुल्तानगंज से राजकुमार है निर्दलीय 18 हज़ार। कहलगांव से भागीरथ कुमार की है 20 हज़ार। मसौड़ी से राजकुमार राम बसपा के हैं 35 हज़ार। अमरपुर से अजय दास वो निर्दलीय है 53 हज़ार। लखीसराय से राजीव रंजन बसपा के हैं 68 हज़ार। गया टाउन से निखिल कुमार जापा के हैं 75 हज़ार। और करगहर से 80 हज़ार। ये कम पैसे वाले जो चुनावी मैदान में हैं, अगर वो कल जीत जाएंगे तो हो सकता है कि वो भी करोड़ों के संपत्ति के मालिक होंगे। तो ये परंपरा जो है, ये जो आपको मैंने बताया। और करोड़पति प्रत्याशी जो टॉप 10 में हैं, उनमें 4 लोग हैं आरजेडी के, जो टॉप 10 में हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, चूँकि मैंने नोट किया है। अतरी से मनोरमा देवी जदयू की है 53 करोड़ 19 लाख। कटुम्बा से राजेश कुमार 33 करोड़ 65 लाख। नवादा से कौशल यादव 26 करोड़ 13 लाख। नवादा से विभा देवी है राजद की 22 करोड़ 47
लाख से ऊपर। मोकामा के हैं अनंत कुमार सिंह राजद के 19 करोड़ 91 लाख, यानी ये 5 हो गए। छठे में डेहरी से है फतेह बहादुर सिंह राजद के 12 करोड़ से ऊपर। तारापुर के मेवालाल चौधरी जदयू के हैं, उनका है 11 करोड़ 84 लाख से ऊपर। बांका से है कौशल कुमार सिंह आरएलएसपी के, उनका है 10 करोड़ 76 लाख 78 हज़ार। तारापुर से है मीना देवी लोजपा, जो है 10 करोड़ 52 लाख। संदेश से है किरण देवी राजद, ये 10वीं है, जिनका है 10 करोड़ 27 लाख। तो ये इंडिविजुअल हुआ, पारिवारिक हुआ, और कम भी मैंने आपको बताया। तो ये धन जो कुबेरे हैं, जिनका वोट लेकर धन कुबेर बन जाते हैं, तो और गरीब गरीब ही रह जाते हैं। हमेशा चावल के लिए, गेहूं के लिए, किसी तरह ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़िंदगी जीते हैं, और उन्हीं के चुनाव से वो उनको रोज़गार मिलता है, और रोज़गार में जिस तरह से उनकी वृद्धि होती है, ये देखने वाली बात है। वही अब जनता जो है, अब मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ चुनावी प्रचार पर। मैंने कह दिया, मैंने बता दिया, आप खुद समझ रहे होंगे। आपको इस पर आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि आप किस उम्मीदवार को जिता रहे हैं, आप कैसे वो धन बनाते हैं, आप कैसे गरीब रहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी संक्षिप्त बात में करूँगा और फिर विराम करूँगा। जनता जो है बिहार में इधर देखने को मिल रहा है, ठीक है, आप जात पात की राजनीति से बिहार ऊपर नहीं उठता है, मगर जब नए यूथ जो आ रहे हैं, नए युवक जो आ रहे हैं, जो पहली बार चुनाव में भाग ले रहे हैं, और जिसमें ऊर्जा है, वो अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसे बनेगी, हमें नौकरी कैसे मिलेगी, हमारा परिवार कैसे चलेगा, तो वो थोड़ा जात पात से उठ रहे हैं। ये एक नया संकेत बिहार में देखने को मिल रहा है। वैसे बिहार जात पात के नाम से बदनाम किया जाता है। जात पात का इश्यू उत्तर प्रदेश में भी है, मराठा में भी है, हर एक जगह जात पात है। मगर अब जिस तरह की परिस्थितियां दिखने को मिल रही है, उससे हम अब कुछ ऊपर उठ रहे हैं। अब बयान जिस तरह से गलत आते हैं, वो उस बयान पर लोगों कि वो चिंता नहीं होती है कि उग्रवाद, अगर ये फलाना जीत जाएगा तो आतंकवादी आ जाएंगे, तो जिन्ना और ये और बहुत तरह की बातें, ये सब बातें अब गले शायद नहीं उतरने वाली है। देशभक्ति और देश का जज्बा एक आदमी से लेके 135 करोड़ की जनता में 1 से 135 करोड़ तक को है, जिसमें कोई तफरका नहीं है। जंगल राज, भ्रष्टाचार, इस तरह की बातें, मगर भूख पर ये सब बातें होंगी। भ्रष्टाचार की बात होगी, जनता की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, नौकरी देने की बात होगी, मगर भूख की बात नहीं होगी। भूखे लोग कैसे खाना खाएंगे, उस पर कोई मैनिफेस्टो में चर्चा नहीं होगी कि हम कैसे आपको खाना देंगे और हम आपको कैसे आपका पेट भरेंगे। पहली बड़ी समस्या होती है पहला कि आपके पेट को कैसे भरा जाए। अब 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष, ये सब भी अब नहीं गले से उतर रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ भूख पर बात हो, चुनाव में छठ तक 5 किलो मुफ्त राशन और जन धन खाते में 500 तक देने तक ही भूख सिमट कर रह गई। भूख सिमट कर रह गई। हंगर इंडेक्स को 2020 की रिपोर्ट पर विशेषज्ञों की राय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हंगर इंडेक्स है 2020 का,
उसमें जो विशेषज्ञों की राय है कि देश की रैंकिंग जिन बड़े राज्यों के चलते नहीं सुधर रही है उसमें बिहार भी है। तो आप समझिए कि बिहार भी शामिल है। इन सभी मुद्दों पर टिकी रहेगी इस चुनाव में। बेवजह बयानों पर इस बार बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। आप किस तरह से हंगर इंडेक्स को आपने देखा कि भूख जो है जिस तरह से देश में इसकी स्थिति है उसमें बिहार भी प्रमुख है। तो हमारे जो गांव के लोग हैं, हमारे किसान हैं, हमारे उस तबके के लोग हैं, उनको जनप्रतिनिधि जिस तरह की सुविधा देना चाहती है वो सुविधा नहीं दे पाती है, जिसके चलते भूखमरी, बेरोजगारी, सड़कों पर मौत, डर से पलायन, बच्चों का पलायन, ये सारी चीज़ें अब बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो अब बिहार वाले आपको ज़रूर फिर सरकार में ला खड़ा किए हैं, और अगर आपने काम नहीं किया है तो फिर जनता का गुस्सा भी आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह विपक्ष, आपके वादों में कितनी सच्चाई है, आपके वादे धरती पर कितने धरती पर उतारी जा सकती है, क्या संभावनाएं हैं कि क्या सिर्फ आपका बयान चुनावी तो नहीं कि आप ये कर देंगे और आप वो कर देंगे, ये इसमें अबर बिहार की जनता फंसने वाली नहीं। मुझे जैसा लगता है, मैंने जो ये किया है कि मैंने जो पाया है, मेरा जो अनुभव है, मुझे लगता है कि ये चुनाव पूरी तरह से बिहार के लोकल इश्यूज़ पर लड़ी जाएगी। तो राष्ट्रीय मुद्दों का अगर यहाँ की चर्चा होगी तो संभवतः इसका कोई असर नहीं होगा। और मैं तभी आप प्रथम चरण का जब चुनाव हो जाएगा 28 तारीख को, तब मैं कुछ आपको बताने की स्थिति में होगी कि क्या रुख है चुनाव का, क्या ट्रेंड है चुनाव का, कितने % कोरोना से डर के घर में है, कितने % कोरोना की परवाह किए बगैर चुनाव के लाइनों पर खड़े हैं, कितने लोग उससे इफ़ेक्टेड हुए हैं। ये सारी बातें अगले कुछ दिनों में मैं आपसे करूंगा, 28 के बाद करूंगा। 28 के बाद मैं बताऊंगा कि ट्रेंड क्या है। मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसीलिए आप भारत के नागरिक हैं, आपका वोट देना आपका कर्तव्य है। अधिक से अधिक संख्या में आप वोट दें, ये आपका अधिकार है और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। और अपने को कोरोना से बचा के रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए। और मैं उन तमाम बड़े नेताओं से भी गुजारिश करता हूं कि जब वो बड़ी रैलियां करते हैं तो वहाँ पर वो अपनी भी रक्षा करें और आपको सुनने वाले जो आए हैं उनकी भी रक्षा करें, और उन्हें ये बताएं कि जनवरी फरवरी तक बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ने के संकेत हैं, उन्हें वो भी शिक्षा दीजिए। उनको डर से तो ज़रूर मुक्त कीजिए, मगर ऐसा ना कर दीजिए कि वो खुलेआम घूमने लगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सब चीज़ से रख के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। जी, अब इसके साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप ज़रूर देखेंगे और हमारे विभाग लाइव को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी हिम्मत को बढ़ाएं, और ताकि मैं आपको और अच्छे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के तरीके से आपसे बातचीत कर सकूं। नमस्कार।